हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 20वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और 7 सिस्टर्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी की चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा बिहार तक के सभी राज्यों की चर्चा की है। ठीक है, दिल्ली और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उसके बाद में हमने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और इसके बाद में गुजरात, राजस्थान तथा पिछले कक्षा में हम यूपी, बिहार, झारखंड तक की चर्चा कर चुके हैं। बिहार की चर्चा करते हुए मैंने एक बॉर्डर से संबंधित आपसे जानकारी शेयर किया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। मैंने बिहार की जब बॉर्डर की चर्चा की थी तो मैंने शायद कहा था कि बिहार की सीमा सिक्किम से भी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार जो है वो केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है सिक्किम के साथ में। ठीक, ये एक करेक्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल और इससे संबंधित महत्वपूर्ण लोकेशंस को डिस्कस करने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल पहले आज़ादी के पहले, या यूँ कहें कि बंगाल विभाजन से पहले 1905 के आसपास तक, यह पूरा का पूरा जो बंगाल क्षेत्र आप देख रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल शामिल है, इसके साथ ही बिहार और झारखंड, उड़ीसा का कुछ हिस्सा भी इस पूरे क्षेत्र के अंदर आया करता था। 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में 2 नए राज्य बनाए जाते हैं। पूर्वी बंगाल, जिसको कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पश्चिम बंगाल, जो कि वर्तमान हमारा बंगाल है, और साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आया करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे राज्यों का विभाजन होता गया, वैसे सीमाएं कम होती चली गई या रिडिस्ट्रीब्यूट होती चली गई। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ पाकिस्तान नाम से एक नया देश बनाया गया। पाकिस्तान की डिमांड ये थी कि मुस्लिम बहुल वाला ये जो पूर्वी बंगाल है वह भी उसके हिस्से में आना चाहिए। तो ये जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान के साथ ही इसको आज़ाद किया गया पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। लेकिन समय के साथ मतभेद और राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बाद में बांग्लादेश जो है वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और बांग्लादेश नाम से एक नए देश का गठन होता है। ठीक है, तो हमारे लिए फिलहाल बांग्लादेश चर्चा का विषय नहीं है, हम केवल पश्चिम बंगाल की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का उदय किस प्रकार से हुआ या इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देखा। अब बंगाल में जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है, इनको हम देखते चलते हैं। सबसे पहले छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है, जिसमें झारखंड और बिहार तथा बंगाल का कुछ हिस्सा आता है, ये पूरा का पूरा पश्चिमी हिस्सा आप देख रहे हैं। यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में एक लोकेशन है रानीगंज। यह जो रानीगंज है, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला खनन के लिए, कोयला उद्योग के लिए फेमस है रानीगंज। इसके अलावा आसनसोल, यह भी औद्योगिक शहर है। अगला है चितरंजन। यह जो चितरंजन है, इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रेलवे इंजन कई प्रकार के होते हैं, कई जो हैं वो भाप से चलते थे पहले, उसके बाद में डीजल इंजन आए और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल रेल इंजन आने शुरू हुए। तो जो इलेक्ट्रिकल रेल इंजन आते हैं वह चितरंजन में ही निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजन कारखाना कहाँ पे है? चितरंजन में। अगला है आसनसोल के बारे में और रानीगंज के बारे में मैंने बताया कि इस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है और ये तीनों को ही सम्मिलित रूप से हम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अगला है दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है वो अपने स्टील उद्योग के लिए फेमस है, दुर्गापुर स्टील कारखाना। अगला है शांति निकेतन। यह जो शांति निकेतन है, यहाँ पे एक आश्रम की स्थापना, या शांति निकेतन आश्रम की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी।
ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत प्रसिद्ध और जाने माने हस्ती हैं। बहुत सारे स्ट्रीम्स में इनको कह सकते हैं कि एक्सीलेंसी प्राप्त थी, उत्कृष्टता प्राप्त थी। बहुत सारे स्ट्रीम्स के जानकार थे। ठीक, इनके पेंटिंग्स, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, मतलब एक साहित्यकार भी थे, एक पेंटर भी थे। इसके अलावा बहुत सारी विधाओं में निपुण थे। ठीक है। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है। साथ ही जो बंगाल या बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है अमार सोनार बांग्ला, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ साहित्य था। उसी में से ही अमार सोनार बांग्ला और जन गण मन को लिया गया था। ठीक, तो यह शांति निकेतन और इसके अलावा एक और लोकेशन है बर्धमान। यह बर्धमान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही स्थापित किया गया था। यहाँ पे भी आश्रम स्थापित किया गया था। ठीक है, तो शांति निकेतन और बर्धमान रविंद्रनाथ टैगोर जी की वजह से प्रसिद्ध है। अगला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इतिहास में भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। बंगाल का एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था मुर्शिदाबाद। वर्तमान में यह अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अपने वस्त्र उद्योग में सफलता की वजह से। साथ ही जो बंगाल क्षेत्र हुआ करता था, जब नवाबों का शहर या यूं कहें कि मुगलों का यहाँ पे जब शासन हुआ करता था, तो मुगल जो है वो दिल्ली में होते थे और इस तरफ मतलब पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पे मुगल जो है वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया करते थे। तो ये जो बंगाल का मुर्शिदाबाद क्षेत्र था, यह भी राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, तो बंगाल का प्रारंभिक राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करता था। अगला लोकेशन है, यहाँ पे एक लोकेशन है, इसका नाम है बैरकपुर। बैरकपुर वही छावनी है जहाँ से मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, एक तो हम 1857 की क्रांति देखते हैं। ठीक है, मेरठ से शुरुआत हुई थी और यहाँ पे बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। इसके अलावा कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हावड़ा। ठीक है, हावड़ा जो है वो अपने हावड़ा ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये जो हावड़ा ब्रिज है यह गंगा और हुगली, गंगा नदी पर बनाया गया है। साथ ही हुगली को जोड़ता है। ठीक, गंगा नदी पर बनाया गया है। हुगली नाम का एक शहर भी है, याद रखिएगा। गंगा नदी पर बनाया गया है। साथ ही हुगली शहर पर बनाया गया है हावड़ा ब्रिज। ठीक है, गंगा नदी पर हुगली शहर को जोड़ने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है हल्दिया। यहाँ पे कोलकाता और हल्दिया दो प्रमुख बंदरगाह हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कोलकाता और हल्दिया ये दोनों ही प्रमुख बंदरगाह हैं इस गंगा नदी पर, या जो गंगा नदी यहाँ पे हुगली के नाम से जो बहती है, इस हुगली नदी के ऊपर हल्दिया और कोलकाता दो प्रमुख बंदरगाह हैं। इनको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं कोलकाता हल्दिया पोर्ट या कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, अगला है, यहीं पे दक्षिण की तरफ और चलेंगे तो एक जगह का नाम आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है गंगा सागर। गंगा सागर एक द्वीप है जो कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी सिरे में स्थित है। ठीक, इसके अलावा एक और द्वीप है, इसकी चर्चा मैंने द्वीपों वाले वीडियो में किया था। इसका नाम है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर आइलैंड। यह जो द्वीप है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश और भारत देश के बीच में विवादित है। ठीक है, बांग्लादेश इस पे अपना क्लेम करता है और भारत मानता है कि ये जो न्यू मूर द्वीप है वह भारत के हिस्से में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक लोकेशन है खड़गपुर। खड़गपुर अपने आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि भारत में जितनी भी आईआईटी हैं उनमें से सबसे पहला आईआईटी था खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर भारत का सबसे पहला आईआईटी था। ठीक, इतने महत्वपूर्ण लोकेशन हैं। इसके बाद में हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो एक लोकेशन है जिसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका था नदी वाला टॉपिक में। नदियों का डिस्कशन करते हुए मैंने बताया था कि गंगा नदी
पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद फरक्का बैराज या फरक्का नाम की एक जगह है, इसके बाद में दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा दक्षिणवर्ती मोड़ लेते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल में इसको कहा जाता है हुगली नदी और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है पद्मा नदी। ठीक, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे इस फरक्का के बारे में। फरक्का में क्या बनाया गया है? एक बैराज या एक डैम जैसा बनाया गया है, जिसकी वजह से गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। अगला है मालदा। ये जो मालदा है वह रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है, आम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी की वजह से, ज्योग्राफी में एक स्पेशल फीचर है, वो है दर्रा। दर्रे के बारे में हमको पता है कि दो उठे हुए भूभाग के बीच में आने जाने की जो रास्ता होता है, इसको हम दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से दर्रे का निर्माण हुआ है? एक्चुअली में ये जो पूरा एरिया है यह छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आया करता था। ठीक, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत, और कई सारे यहाँ पे पर्वत हुआ करते थे। धीरे धीरे यहाँ पे भूगर्भिक गतिविधियों की वजह से यहाँ की जो ज़मीन है या यहाँ पे जो पठार था, छोटा नागपुर पठार का जो हिस्सा यहाँ पे फैला हुआ था, वह जमीन के नीचे धंसने लगा और इस समतल भूमि के बराबर ये धंस गया। इसकी वजह से इस तरफ का जो पठार है और इसके पूर्व की तरफ जो पठार है, उनके बीच एक गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को ही हम दर्रा कहते हैं और इसी को ही, इस क्षेत्र को ही मालदा दर्रा या मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला है पश्चिम बंगाल में और उत्तर की तरफ चलेंगे तो एक छोटा सा नैरो स्ट्रिप हमको दिखाई देता है। ठीक, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इधर इधर कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा नैरो स्ट्रिप है। इस छोटे से क्षेत्र को हम चिकन नेक कॉरिडोर या चिकन नेक गलियारा कहते हैं। ठीक है, चिकन नेक क्यों? क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जो है वो मुर्गी के सिर के समान एक छोटा सा जो गर्दन है, मान लीजिए इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर क्रिएट होता है यहाँ पे। इस प्रकार से चिकन के नेक के जैसा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसको चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है, भारत की सुरक्षा गतिविधियों की वजह से यह न्यूज़ में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग देश है नेपाल। इसके और ऊपर चले जाएंगे तो हमारा एक बड़ा ही प्रतिद्वंद्वी देश है चाइना, और एक तरफ है भूटान। भूटान और नेपाल से हमें उतना खतरा नहीं है जितना कि चाइना से है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लोकेशन बड़ा ही स्ट्रेटेजिक है। अगर चीन ने सपोज इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया तो भारत की कनेक्टिविटी समाप्त हो जाएगी पूर्वोत्तर राज्यों से। ठीक है, इसी वजह से यह क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है चिकन नेक कॉरिडोर। अगला महत्वपूर्ण लोकेशन है बागडोगरा। बागडोगरा यहाँ पे एयरपोर्ट भी है और यहाँ पे सैन्य गतिविधियों या एयरफोर्स के उतरने के लिए भी यहाँ पे सुरक्षा के वजह से इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, तो बागडोगरा यह एक एयरपोर्ट के रूप में है, पर हमारे जो एयरफोर्स के भी जो फ्लाइट्स हैं वो भी यहाँ पे आसानी से लैंड कर सकते हैं। इतनी सुविधा यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो इसका वजह क्या है? वजह है चीन के साथ हमारा जो रिलेशन है, जो विदेश संबंध है चीन के साथ, उसकी वजह से और भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप किया गया। ठीक, अगला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बारे में आपको पता है कि यह अपने पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है, पर्यटन क्षेत्र है। काफ़ी सारे यहाँ पे जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उसमें जो ग्रीनरी है, हरियाली है, उसकी वजह से यह क्षेत्र पर्यटन के लिए बहुत अनुकूल है। साथ ही दार्जिलिंग अपने चाय उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग टी बड़ा फेमस है। अगला है सिल्लीगुड़ी। ये जो सिल्लीगुड़ी है यह भी पर्यटन क्षेत्र है। यह पूरा का पूरा एरिया असल में पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो पर्वत हैं, पठार हैं, हरियाली है, वन संसाधन है, साथ ही जैव विविधता है, उन सभी की वजह से यह पूरा क्षेत्र पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेचुरल जो टूरिज़्म है, नेचर को जो देखने के लिए लोग जाते हैं, उनके वजह से यहाँ पे टूरिज़्म विकसित हो पाया है। अगला है
कुछ छोटे नदियों के बारे में मैंने चर्चा किया है ऑलरेडी नदी वाले टॉपिक में, जैसे कि तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी का उद्गम यहाँ पे सिक्किम से होता है और सिक्किम के बाद में यह पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब इन तीनों देशों में इसका बहाव है, तो अलग एक तो सिक्किम से इसका उद्गम होता है, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। इसी वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच में इसको लेकर के विवाद रहता है। ठीक, तो इतने महत्वपूर्ण लोकेशन हैं पश्चिम बंगाल में जिसकी चर्चा मैंने आपसे किया है। पश्चिम बंगाल के बाद में नेक्स्ट राज्य है सिक्किम। सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। फिर भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गैंगटोक। इसके अलावा सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया था, 1975 में। साथ ही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चोटी है, इसका नाम है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर हम K2 या गॉडविन ऑस्टिन को छोड़ दें तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, तो सिक्किम में बस 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे इसका राजधानी कौन सा है, गैंगटोक। कब इसको शामिल किया गया भारत में, 1975 में। कंचनजंगा यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। साथ ही यह भारत का सबसे पहला पूर्ण जैविक राज्य भी है। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के रूप में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिक्किम पूरा ऐसा राज्य है जिसमें कुछ भी उत्पादन अगर करना है एग्रीकल्चरल या किसी भी तरीके का, पेड़ पौधों में अगर जो फ्रूट्स हो गए या सब्जियां हो गई, इनमें किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता है। इसीलिए सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है और यह सबसे पहला राज्य था जिसको कि पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, सिक्किम के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी राज्यों को एक साथ मिला करके 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इस 7 सिस्टर्स में कौन कौन शामिल है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, ये सातों को मिला करके हम इन्हें कॉमन रूप में क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। और अगर इसमें सिक्किम को भी शामिल कर दें तो कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, लेकिन सिक्किम को हटा करके इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक, अब इन 7 सिस्टर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में वैसे भारत में ऐसे महत्वपूर्ण लोकेशन नहीं है जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की एग्ज़ाम में संभावना बने, क्योंकि यह पूरा हरियाली वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे खूब पर्वत, पठार और जंगल ये सभी विद्यमान हैं, नेचर की वजह से फेमस है। लेकिन कुछ 2-3 बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो है बोमडिला। बोमडिला क्या है, यह एक दर्रा है। बोमडिला क्या है, दर्रा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को आज़ादी के पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम क्या था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट है, यहाँ पे 2-3 लोकेशन हैं, 1, 2 और 3। कौन कौन सी लोकेशन है, पासीघाट, तेजू और अनिनी। एक है पासीघाट, एक है तेजू और एक है अनिनी। इन तीनों ही जगहों पे भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने सैन्य बेस बनाए गए हैं। वजह आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर की तरफ चलेंगे तो चीन अपनी जड़ें जमाए बैठा है इस क्षेत्र में, इसी वजह से यहाँ पे सैन्य बेस बनाना आवश्यक था और यहाँ पे वायु सैनिक बेस बनाए गए हैं। पासीघाट, तेजू और अनिनी, इन तीनों जगहों पे भारतीय वायुसेना के बेस हैं।
कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला एक क्षेत्र है तवांग। तवांग जो है वो भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर चीन बार बार अपना क्लेम करता है। ठीक है, तवांग के बारे में बीच बीच में न्यूज़ आते रहता है। इस क्षेत्र में चीन की जो सेना है वो घुसपैठ करके और इस पूरे क्षेत्र में, तवांग क्षेत्र में अपना क्लेम करती है कि यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो चीन के पास होना चाहिए। एक्चुअली में रीज़न क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में जो एथनिसिटी है, जो मानव एक हम देखते हैं ना कि लोगों का रहन सहन या कल्चर, तो यहाँ का जो कल्चर है वो चीन के कल्चर से काफ़ी मेल खाता है। इसी वजह से चीन जो है इस पूरे क्षेत्र को अपना बताता है और बार बार क्लेम करता है कि पूरा अरुणाचल और ये तवांग विशेषकर से भारत की जगह चीन का हिस्सा होना चाहिए। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में यही कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है जिनकी संभावना हो सकती है पूछे जाने की। हालांकि इनमें सिर्फ दर्रों के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि बोमडिला हो गया, यांग्याप दर्रा हो गया, दिफू दर्रा हो गया, इन सभी की चर्चा मैं इंपॉर्टेंट पासेस वाले वीडियो में कर चुका हूँ। तो आप अगर नहीं देखे हैं इन चीज़ों को तो वहाँ पे जा करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के बाद हम चलते हैं असम। असम में जो महत्वपूर्ण लोकेशन है इनको हम एक एक करके देखेंगे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल यहाँ पे मिस हो गई, इसका नाम है ईटानगर। ठीक है, तो ईटानगर में एक एयरपोर्ट भी है और राजधानी है, इसकी वजह से महत्वपूर्ण है। असम में हम बिल्कुल पश्चिमी सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे मानस। मानस क्या है? मानस एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, मानस जो है वो अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है धुबरी। ये जो धुबरी है क्यों प्रसिद्ध है? एक्चुअली में सदिया से लेकर के धुबरी तक, सदिया कहाँ पे है? यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। सदिया जो है वो ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है। तो सदिया से लेकर के धुबरी भी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। सदिया से लेकर के धुबरी तक ये जो पूरी चैनल है, वाटर स्ट्रीम है या ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको नेशनल वाटरवे या राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इसी वजह से दोनों लोकेशन महत्वपूर्ण है, सदिया भी और धुबरी भी। ठीक है, नेक्स्ट दिसपुर। दिसपुर क्यों महत्वपूर्ण है? असम की कैपिटल कौन सी है? दिसपुर। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, एक एयर बेस भी है। ठीक, तो असम की कैपिटल दिसपुर और एयरपोर्ट। नेक्स्ट यहीं पे दिसपुर के बाजू में ही एक लोकेशन है, इसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो गुवाहाटी में एक आईआईटी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? गुवाहाटी में। साथ ही गुवाहाटी में एक प्रसिद्ध मंदिर है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, तो गुवाहाटी आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर होने की वजह से प्रसिद्ध है और कामाख्या मंदिर की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दिसपुर के बाजू में ही गुवाहाटी लोकेटेड है और दिसपुर जो है वो राजधानी है असम की। ठीक, अब पूर्व की तरफ हम चलेंगे तो एक लोकेशन मिलता है, नाम है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत न्यूज़ में रहता है अपने वन हॉर्न राइनो की वजह से, एक सिंगी गेंडे की वजह से प्रसिद्ध रहता है। अगला है माजुली। माजुली आइलैंड, आपको पता है कि माजुली आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ एकमात्र नदी द्वीप है भारत में। ठीक है, माजुली आइलैंड नदी पर बसा हुआ एक द्वीप है। अगला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ तेल क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र में 3 लोकेशन को ध्यान दीजिएगा। एक तो है डिब्रूगढ़, एक है तिनसुकिया, एक है डिगबोई। एक और लोकेशन है, इसका नाम है नहरकटिया। ये जो पूरे लोकेशन हैं खनिज तेल के लिए या पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, डिब्रूगढ़ यहाँ पे तेल क्षेत्र है, तिनसुकिया में भी तेल क्षेत्र है, मतलब क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में।
यहाँ पे उत्पादन होने के बाद इसको भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, मतलब रिफाइनरी में। तो रिफाइनरी बनाई गई, और रिफाइनरी कहाँ कहाँ पे बनाई गई है? डिगबोई में और नहरकटिया में। ठीक है, ध्यान रहेगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है, जिसमें से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया इन क्षेत्रों में क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस क्रूड ऑयल को भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए रिफाइनरी में, जो कि कहाँ स्थापित है? नहरकटिया में और डिगबोई में। चारों लोकेशन का नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है खास करके डिगबोई और नहरकटिया के बारे में। ठीक है, पूर्वोत्तर में या नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कौन कौन से जगह पर रिफाइनरी स्थापित है? तो नहरकटिया में और डिगबोई में। ठीक, असम में इतने महत्वपूर्ण लोकेशन हैं। अच्छा, असम में एक और लोकेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये है सिलचर। ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण को जोड़ने के लिए एक हाईवे डेवलप किया गया है। ठीक, पूर्व पश्चिम वाले को कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण वाले को कहा जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो कहाँ पर ख़त्म होता है? पूर्व में इसी सिलचर नामक क्षेत्र में ख़त्म होता है। ये जो एक ग्रीन कलर का लाइन यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को ही दर्शा रहा है। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ तक जाता है? सिलचर, असम के सिलचर तक जाता है। ठीक है, असम में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसकी चर्चा मैंने किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय में बहुत महत्वपूर्ण लोकेशंस इंडिविजुअली पूछे जाएं इसकी संभावना कम है। ज्योग्राफी के हिसाब से गारो खासी जयंतिया के बारे में ही पूछा जाता है। इसके अलावा मासिनराम और चेरापूंजी पूछा जाता है बारिश की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेघालय राज्य के बारे में। इसकी कैपिटल है शिलोंग। इसके अलावा मासिनराम और चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो मेघालय राज्य के बारे में बस यही 3-4 बिंदु हैं जो कि याद रखने हैं। कौन कौन से? शिलोंग कैपिटल है, मासिनराम और चेरापूंजी ये दोनों ही सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इस तरीके से। ठीक है, अगला हम चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी बहुत सारे लोकेशन महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी कैपिटल बस याद रखिएगा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगला है मिज़ोरम। मिज़ोरम में भी ऐसे कोई प्रश्न बनते नहीं हैं। मिज़ोरम की कैपिटल याद रखिएगा आइजॉल। इसके अलावा मिज़ोरम जो है वो सेकंड जैविक क्षेत्र है, सेकंड जैविक राज्य है भारत में। यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, इसको राज्य करेंगे। मिज़ोरम सेकंड जैविक राज्य है। ठीक, पहला जैविक राज्य कौन सा था? सिक्किम। सेकंड है मिज़ोरम। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे मिज़ोरम के बारे में। अगला है मणिपुर। मणिपुर के बारे में सबसे पहली चीज़, कैपिटल कौन सी है? इम्फाल। इसके अलावा एक झील है यहाँ पे, इसका नाम है लोकटक झील। इसकी चर्चा मैं झील वाले टॉपिक में डिटेल से कर चुका हूँ। ये जो लोकटक झील है यहीं पे स्थित है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, लोकटक झील में ही स्थित है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसकी भूमि जो है वो बहुत दलदली है। ठीक है, इसकी भूमि जो है वो दलदली है और ऊपर का जो सरफेस है वो तो सॉफ्ट है, अंदर जो है वो दलदल भरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो नीचे ज़मीन थोड़ी सी धंस जाती है। इसके अंदर आप धंसेंगे नहीं क्योंकि ये ज़मीन थोड़ी सख्त हो चुकी है, लेकिन इसके नीचे क्योंकि दलदल है इसकी वजह से ये भूमि जो है वो हिलती डुलती दिखाई देती है। मतलब आप खड़े होंगे तो महसूस होता है। इसी वजह से इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। किसको? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क को। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। ठीक, तो मणिपुर के बारे में बस यही चीज़ें, यही इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। अगला है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। इसके अलावा नागालैंड फेमस है यहाँ पे होने वाली जो ट्राइबल एग्रीकल्चर मेथड है, मतलब जो जंगल को काट करके और वहाँ पे खेती की जाती है, स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है, या इसी को ही झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा होता है झूम खेती। अब धीरे धीरे अवेयरनेस की वजह से
इसका विस्तार कम हो रहा है, लेकिन एक समय तक झूम खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित था। नागालैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैपिटल कौन सी है? कोहिमा। ठीक, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित लगभग सभी राज्यों की चर्चा हम कर चुके हैं। शुरुआत मैंने किया था पश्चिम बंगाल से, इस क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है उनकी चर्चा किए। उसके बाद हम चले थे सिक्किम की तरफ। सिक्किम में बस 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पहला जैविक राज्य है। इसके अलावा 1975 में इसको भारत में शामिल किया गया था। उसके बाद हमने बात किया था असम से संबंधित लोकेशन के, अरुणाचल में, मेघालय में। उसके बाद हम चले थे त्रिपुरा में महत्वपूर्ण लोकेशंस के बारे में। फिर हमने बात किया था मिज़ोरम, उसके बाद में मणिपुर, फिर हम चले हैं नागालैंड के बारे में। इस तरीके से हमारे जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस थे वो ख़त्म होते हैं नॉर्थ ईस्ट से संबंधित। ठीक, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत, या यूं कहें कि मध्य भारत से लेकर के दक्षिण की तरफ चलना शुरू करेंगे। मध्य भारत में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके दक्षिण की तरफ बाकी राज्यों को चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।